गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो हम अपना आगे का सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्लास 5th का थर्ड लेसन कर रहे हैं इंग्लिश का। क्या है हमारा लेसन का नाम? हमारे लेसन का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, क्या थे, उसके बारे में ये लेसन है। उससे पहले हम देखते हैं, हम सब ने हमारा नेशनल एंथम सुना होगा और हम में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि नेशनल एंथम हमारा किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम उनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था इन्हें नोबेल प्राइज़? इन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला था, मतलब साहित्य के लिए मिला था। और इन्हें जो नोबेल प्राइज़ का अमाउंट मिला था, उस अमाउंट को इन्होंने अपने स्कूल में यूज़ किया था, इन्वेस्ट किया था उसमें। उसके अलावा जब रविंद्रनाथ टैगोर और आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, हम सब ने नाम सुना होगा उनका। जब रविंद्रनाथ टैगोर और एल्बर्ट आइंस्टाइन मिले आइंस्टाइन के घर पर, तब इन लोगों के बीच में जो डिस्कशन हुआ वो हुआ था मोस्टली साइंस और लिटरेचर के ऊपर। साइंस, लिटरेचर और रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर और विज्ञान के ऊपर ज़्यादा फोकस था। तो ये जो डिस्कशन हुआ था इसको डॉक्यूमेंट किया गया था, मतलब उसका एक डॉक्यूमेंटेशन किया गया था और उसे हमने क्या नाम दिया है? उसका नाम है नोट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। क्या नाम है उसका? नोट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, किंग जॉर्ज फिफ्थ, जो इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया था। ये बहुत एक प्रेस्टिजियस टाइटल था जिस और ये टाइटल कब मिला था उनको? ये उनको मिला था 1915 में। अब ये 1915 में उनको जो टाइटल मिला था, ये टाइटल उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था। क्यों वापस किया था? क्योंकि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उससे दुखी होकर उन्होंने ये टाइटल अपना वापस कर दिया था। तो ये कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन था उनके बारे में। अब हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, आर्टिस्ट, राइटर एंड कंपोज़र। एक बहुत ही महान पोएट थे, कवि लिखते थे, आर्टिस्ट थे, राइटर थे और कंपोज़र थे। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज़ लिटरेचर इन 1913 और पहले ऐसे नॉन यूरोपियन और फर्स्ट एशियन थे जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। टैगोर रोट हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 8 और 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पोएम लिखी थी। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग सपोर्टर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्टर रहे थे। If you were to look at the photograph of Rabindranath Tagore, you would think that he was a very serious kind of person. In reality, he had a wonderful sense of humor and as a child he was a great daydreamer. तो अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की फ़ोटो देखते हैं तो हमको लगता है कि कितना बोरिंग सा आदमी है, कैसा सीरियस सा रहता है हमेशा। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या था, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब वो अच्छा मजाक करते थे। सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा था, अच्छे हंसमुख थे वो। और जैसे बच्चों का होता है, वो डे ड्रीमर थे, मतलब दिन में ही सपने देखना वो शुरू कर देते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता। 7 मई को वो हुए थे। कहाँ पे? कोलकाता में। लिटिल रविंद्रनाथ फाउंड स्कूल डल और उन्हें स्कूल ज़्यादा पसंद नहीं आता था, बोरिंग लगता था। एज हिज क्लासमेट रिसाइटेड देयर लेसन, रवि वुड गेज आउट ऑफ द विंडो ड्रीमिंग एंड ऑब्जर्विंग नेचर। अब जहाँ उनके बाकी सारे दोस्त लेसन का रट्टा मार रहे होते थे, पढ़ रहे होते थे, वहीं पे रवि क्या कर रहे होते थे? खिड़की के बाहर देख रहे होते थे, नेचर को देखते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे और उसी में खोए रहते थे। He found his world of fantasy so fascinating that the years went by. He stayed away from school to wonder why the river nature attracted him. और उनको जो ये नेचर था वो इतना अट्रैक्ट करता था कि कई सारे साल भी गुजर जाते थे, वो स्कूल से दूर रहते थे और कहाँ होते थे? वो नदी के आसपास में
जाके वॉक करते थे और नेचर उन्हें बहुत अपनी ओर आकर्षित करता था। रविंद्रनाथ मदर हैड अ लार्ज फैमिली टू लुक आफ्टर एंड हिज फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ट्रेवल्ड अलॉट। अब जो उनकी माँ थी वो उनका बड़े परिवार का ध्यान रखने में अक्सर बिजी रहती थी, और जो उनके पापा थे वो ट्रैवल करते थे बहुत। रविंद्रनाथ हैड वन कांस्टेंट कंपेनियन, और उनका एक साथी था जो हमेशा उनके साथ रहता था, वो था ईश्वर। ईश्वर हु वाज सपोज टू कीप एन आई ऑन हिम, और ईश्वर का काम क्या था, उनका ध्यान रखना, उनके ऊपर नज़र रखना। ईश्वर often entertained Ravindranath with stories from Ramayana and enjoyed discovering the mysteries of nature with him। अब जो ईश्वर थे वो क्या करते थे, वो उनको रामायण की स्टोरियाँ सुनाते थे, और साथ साथ में जो नेचर के रहस्य होते थे वो उनके साथ में उस पर डिस्कस करते थे और उसको खोजते थे। दो रविंद्रनाथ पेरेंट्स ऑफन वरीड एज वॉट वुड बिकम ऑफ हिम। अब जो जैसे कि बाकी सारे पेरेंट्स को चिंता होती है कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा, उसी तरह से उनके पेरेंट्स को भी चिंता होती थी कि ये अब आगे जाके क्या करेगा। दे वर फिल्ड विथ प्राइड व्हेन ही बिगेन टू राइट पोइट्री द एज ऑफ 8, और उनको उस टाइम पे गर्व होने लगा जब रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 साल की उम्र में अपनी पहली पोयम लिखी। एट 17 दे सेंट हिम टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़, और 17 साल की उम्र में उनको इंग्लैंड भेज दिया गया अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। ही रिटर्न होम टू टेक अप राइटिंग एंड एक्टिंग। अब वो घर वापस लौट के आए इंग्लैंड से, तब उन्होंने राइटिंग और एक्टिंग को चुना। इन 1883 रविंद्रनाथ मैरिड मृणालिनी देवी, और 1883 में रविंद्रनाथ की शादी किससे हुई, मृणालिनी देवी से। वन डे रविंद्रनाथ फादर कॉल्ड हिम एंड सेड। अब एक दिन क्या हुआ, जब उनकी शादी भी हो गई तब रविंद्रनाथ के पिताजी ने उनको बुलाया और कहा, रवि यू हैव अ फैमिली नाउ, आई थिंक यू आर रेस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक चार्ज ऑफ आवर लैंड एट खुश्तिया नाउ इन बांग्लादेश, व्हाट डू यू थिंक। अब उनके पिताजी ने बुलाया और उनसे कहा कि अब जैसे कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी खुद की फैमिली है, तो मुझे लगता है कि अब तुम एक ज़िम्मेदार इंसान हो गए होगे, और तुम हमारी जो एक ज़मीन है खुश्तिया में, तुम उसका ध्यान रख सकते हो और उसको यूज़ भी कर सकते हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तुम वहाँ जाओगे नहीं जाओगे। रविंद्रनाथ जम्प्ड एट द ऑफ़र मेड बाय द बेस्ट ऑफ हिज स्टे देयर, और रविंद्रनाथ को ये बहुत अच्छा लगा कि, और उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, और जितना बेहतर वो कर सकते थे वहाँ रहने के लिए उन्होंने किया। ही लव्ड द सिंपल सॉन्ग्स ऑफ द फार्मर एंड द बोटमैन एंड वाज काइंड टू हिज वर्कर्स, और वहाँ जाके जब वो रहे तो उन्होंने को वहाँ के जो लोकगीत होते हैं, सिंपल सॉन्ग्स होते हैं किसके, किसानों के, वोटमैन्स के, वो सब उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, और वो बहुत दयालु थे अपने वर्कर्स के लिए। When he found that the poor illiterate peasants were steeped in superstitions, he decided to open a school। और उन्होंने जब वहाँ जाके देखा कि यहाँ के जो लोग हैं, गरीब हैं, बिना पढ़े लिखे किसान हैं, ये सब क्या है, ये अंधविश्वास में घुसे हुए हैं, मतलब ये बहुत सारी बेतुकी चीज़ों को मानते हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं होता। मृणालिनी he said to his wife, we have some land at Shanti Niketan near Bholpur in West Bengal. Do you think it would be a good idea to open an informal school? तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, मृणालिनी से, कि हमारे पास में कुछ ज़मीन है, कहाँ पे, शांति निकेतन में, जो वेस्ट बंगाल में है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया रहेगा कि हम वहाँ पे इनफॉर्मल स्कूल खोलें। यहाँ पे इनफॉर्मल स्कूल की बात हो रही है। Oh yes, agreed Mrinalini. Then she teased him, but you never liked school yourself, I have heard. वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, पर वो रविंद्रनाथ को छेड़ते हुए बोलती है, पर तुम्हें तो स्कूल कभी पसंद नहीं था, ये मैंने सुना है। Well, I have a plan for different kind of learning environment not closed within 4 walls। तब रविंद्रनाथ क्या बोलते हैं कि मेरे को जो लर्निंग का एनवायरनमेंट, मतलब सीखने वाला जो वातावरण है, उसके लिए मेरे पास में एक दूसरा प्लान है, 4 दीवारी में नहीं है। वेट एंड सी, एंड दैट इज़ हाउ शांति निकेतन केम इन टू बींग। और उसी के बाद क्या हुआ, शांति निकेतन की शुरुआत हुई।
हेयर क्लासेज आर हेल्ड इन द ओपन एयर अंडर द ट्रीज। और शांति निकेतन में क्या होता था, यहाँ पे क्लासेस तो लगती थी पर वो 4 दीवारों में ब्लैक बोर्ड चौक पे नहीं होती थी, वो ओपन एयर में होती थी, पेड़ के नीचे। बट रविंद्रनाथ वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। अब इतना करने के बाद में भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। ही वॉन्टेड टू डू मच मोर फॉर इंडिया। वो भारत के लिए और भी करना चाहते थे। मोस्ट ऑफ ऑल ही विस्ड फॉर पीस एंड हारमनी। सबसे ज़्यादा वो क्या चाहते थे कि यहाँ पे शांति बनी रहे, सब चीज़ें सुनिश्चित हों और अच्छी हों। And that is why the partition of Bengal in 1905 disturbed him deeply। और इसी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ 1905 में, उससे ये बहुत दुखी हुए। ही प्रोटेस्टेड थ्रू स्पीच एंड सॉन्ग्स। और उन्होंने इसका विरोध कैसे किया, सॉन्ग्स से किया, अपने गानों से किया, अपने भाषण से किया। वन ऑफ हिज सॉन्ग अमार सोनार बांग्लो अमे तुम्हें भोलाबाशी माई गोल्डन बंगाल आई लव यू वॉज लेटर मेड द नेशनल एंथम ऑफ बंगाल। और उनका ये जो सॉन्ग था ये बाद में क्या बना, बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो रोड जन गण मन विच वॉज अडोप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन लिखा, जिसको इंडिया का नेशनल एंथम बनाया गया। Gurudev Rabindranath Tagore, as he lovingly called, was awarded Nobel Prize for Literature for his book of poems गीतांजलि। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको प्यार से गुरुदेव भी कहा जाने लगा, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में उनकी जो बुक थी गीतांजलि के लिए। हिज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इज कॉल्ड रविंद्र संगीत। और उनके जितने भी गीत थे उनका जो कलेक्शन था उसको बोला जाता था रविंद्र संगीत। दिस पोएट पेंटर नेशनलिस्ट एंड फिलोसोफर डाइड एट द एज ऑफ 8 ऑन अगस्त 1941। और जो ये आपके महान पोएट थे, कवि थे, पेंटर थे, राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय थे, हमारे दिग्दर्शक थे, ये किस एज में ख़त्म हो गए, 80 की एज में ख़त्म हुए। कब ख़त्म हुए, 8 अगस्त को। तो ये हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का लेसन था। वर्ड मीनिंग्स आपको नोट करना है और लर्न भी करना है, 2 ही हैं। अब हम MCQs देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन कलकत्ता, ये हमने अभी पढ़ा है। रविंद्रनाथ टैगोर बिगिन टू राइट पोइट्री एट द यंग एज ऑफ 8 साल की उम्र में। ही वॉज मैरिड मृणालिनी देवी इन 1883। If one look at Tagore's achievement, one can say he made his greatest contribution to the power of his। किससे बनाया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बनाया, मनी से बनाया, पेन से बनाया, बताइए किससे बनाया होगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बनाया, नहीं ये नहीं होगा। मनी से बनाया, नहीं, पेन से वो लिखते थे। He died at the age of 80। True and false। Rabindranath mother had a large family to look after। Yes, true। At 17 he was sent to England। Yes। He decided to open an hospital। नहीं, स्कूल खोला था। He wrote national anthem of India। True। Tagore's parents worried about his marriage। बिल्कुल थे, उन्हें चिंता थी क्या करेगा। फिल इन द ब्लैंक्स। रवि हैड अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। ही लव्ड द सिंपल सॉन्ग्स ऑफ फार्मर्स। ही वॉन्टेड टू मच फॉर इंडिया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 डिस्टर्ब्ड हिम डीपली। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन आंसर्स आप ग्रुप से करिएगा। ग्रामर पोर्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड सिंपल टेंस। इन सेंटेंस द वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री इन नंबर विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो वर्ब के नंबर होते हैं उसे सब्जेक्ट के नंबर के सेंटेंस के साथ में
एग्री होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। मतलब अगर यहाँ पे एक के बारे में बात हो रही है तो यहाँ का जो अगर यहाँ पे अ गर्ल इज़ रनिंग, मतलब अगर एक लड़की दौड़ रही है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे भी इज़ आएगा, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। अगर हम आर की बात करेंगे तो मतलब बहुत सारे, वो प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे। तो अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट वगैरह भी सिंगल ही होगा, सिंगुलर ही होगा। When the subject is plural the verb must be plural too। अब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो उसकी वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। जैसे कि गर्ल्स, तो ये जो गर्ल्स हैं मतलब ये बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। फॉर अ कलेक्टिव नाउन विच इज़ कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट द वर्ब इज़ यूजुअली सिंगुलर। अब कलेक्टिव नाउन मतलब अगर ग्रुप की बात हो रही है, किसी ग्रुप की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, वो प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। और when the subject is two or more nouns joined by and the verb become plural। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं और इनको एंड से ज्वाइन किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ की जो वर्ब होगी ये प्लूरल होगी। इसकी प्रैक्टिस करने से और एक दो बार आप इसको रीड करिएगा तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स। अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पे जो वर्ब्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे चेंज करना रहेगा। द लिटिल शॉप, एक शॉप है तो वॉज आएगा, वॉज स्टफ्ड विथ टॉयज ऑफ एवरी काइंड ऑफ कलर्स। डू यू लाइक दिस बैग, द पाइल ऑफ बुक्स इज अबाउट टू फॉल ओवर। यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन है। The army of ants was marching across the kitchen floor. Avishi has many beautiful dresses. This year I am spending summer with my grandparents. I like chocolates but my brother likes pizza. Vihan sings song in Tyor. The troupe of dancers from India is performing in French festival. My sister and I am helping our mother in kitchen। अब सिंपल टेंस हैं हम। सिंपल टेंस में क्या होता है, द टेंस ऑफ द वर्ब टेल्स अबाउट एन एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब जो कोई एक्शन टेक जगह कर हो रहा है, जैसे कि आई एम प्लेइंग, ठीक है, तो ये सिंपल है, मैं खेल रही हूँ। वर्ब्स कैन बी चेंज फ्रॉम वन टेंस टू अनदर। अब इसमें जो वर्ब है वो एक टेंस से दूसरे टेंस में भी चेंज हो जाएगी। यू हैव ऑलरेडी लर्न सिंपल प्रेजेंट। सिंपल टेंस में क्या होगा, सिंपल टेंस में जो वर्ब होगी वो बताएगी कि एक जो एक्शन है, जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है। कैसे, मिस्टी एंड साइली विल प्ले कंप्यूटर गेम्स इन द इवनिंग। सो ये जब विल आया है तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको वर्ब्स बताने हैं और उनके टेंस बताना है कि कौन से टेंस के हैं ये। तो जैसे कि आपको बताया फर्स्ट वाला हमारा, जैसे यहाँ पे विल है तो विल हमारी फ्यूचर टेंस की वर्ब है, तो विल पे अंडरलाइन करेंगे और ये हमारा फ्यूचर टेंस। माई फ्रेंड वॉच्ड फुटबॉल मैच येस्टरडे। वॉच्ड मतलब कल देखा था, तो ये पास्ट में चला गया, तो ये हमारा सिंपल पास्ट होगा। आई प्लांटेड 4 सैपलिंग्स इन स्कूल येस्टरडे। प्लांटेड ईडी लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट। नमन प्लेस फॉर द स्कूल क्रिकेट टीम। प्लेस मतलब खेल रहा है, ये एक्शन है जो अभी हो रहा है, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। टीना शेयर्स हर चॉकलेट विथ हर फ्रेंड्स इन द स्कूल। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है। आई ड्रोव माई कार फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ये हमारा पास्ट है, तो ये सिंपल पास्ट जाएगा। शी इज़ नॉट डूइंग जॉब नाउ अ डेज।
नॉट डूइंग नाउअडेज मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, ING भी है यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कपिल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। वी विल गो फॉर पिकनिक नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर है, आने वाले टाइम की बात बता रहा हूँ। दे हैव ईटन ऑल स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, तो ये हैव है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये सारे हमारे टेंसेज हैं और ये उनके वर्ब्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सिमिली। अ मैन चूज हिज वर्ड्स एंड एक्शंस एज केयरफुली एज किंग्स चूज देयर जनरल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज जो है वो अलग है। इन दिस सेंटेंस वी एक्सप्लेन द मैनर्स इन विच अ मैन स्पीक्स बाय चूजिंग हिज वर्ड वेरी केयरफुल। इस सेंटेंस में क्या बताया है कि जो एक आदमी होता है जनरली वो अपने शब्दों को और अपने एक्शंस को बहुत सोच समझ के चूज़ करता है। किस तरीके से? जिस तरीके से एक राजा अपने मंत्रियों को चूज़ करता है। टू एक्सप्रेस हाउ अ मैन स्पीक्स वी हैव कंपेयर्ड इट टू द केयर ऑफ द किंग टेक्स वाइल चूजिंग हिज जनरल्स ऑफिसर। हमने इसमें किस कंपेयर किया? एक साधारण आदमी को एक राजा से कंपेयर किया, जैसे कि वो अपने अधिकारियों को चूज़ करता है, उसी तरीके से एक आदमी अपने शब्दों को और अपने एक्शंस को चूज़ करता है। सच अ कंपैरिजन यूजिंग एज और लाइक इज कॉल्ड सिमिली। इसी तरह जब हम कंपैरिजन करते हैं जहाँ पे हम एज का यूज़ करते हैं और लाइक का, तो ये होता है सिमिली। So there are number of similes in the English language which we are used to beautify speeches. ऐसे बहुत सारे similes होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हम यूज़ करते हैं अपने स्पीचेस को और अच्छा करने के लिए। Given below are some sentences, underline the word and phrases that is been described the simile. अब नीचे के कुछ सेंटेंस है, इसमें से हमें सिमिलीज को अंडरलाइन करना रहेगा। तो ये हम यहाँ पे हमें क्या करना है, उस वर्ड को और फ्रेज को अंडरलाइन करना है दैट इज़ बिंग डिस्क्राइब्ड बाय द सिमिली, और सिमिली के द्वारा जो डिस्क्राइब की गई है, बताई गई है। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन, तो यहाँ पे क्या है, द बेबी हैज़ चिक्स एज रेड एज रोजेस। तो यहाँ पे सिमिली तो ऑलरेडी हमको पता है कि ये सिमिली चल रहा है, तो वो वर्ब को हम अंडरलाइन करेंगे। सेकंड क्या है, टिया रन्स एज फास्ट एज द विंड। तो यहाँ पे रन्स को अंडरलाइन करेंगे। माई सर्वेंट इज़ एज फुल एज डोंकी। तो किसके बारे में बता रहा है? सर्वेंट के बारे में। तो सर्वेंट। मिनी सिंग्स वेरी वेल, हर वॉइस इज स्वीट एज हनी। तो वॉइस। व्हेन प्रिया सॉ हर मार्क्स शी बिकेम एज वाइट एज गोस्ट। सो शी। कपिल्स हेयर वॉज ब्लैक एज कोल। हेयर। माई हॉर्स इज एज जेंटल एज लैम। हॉर्स। Creative writing. Visit your school library to get some facts about Rabindranath Tagore. Frame questions and answers using some of the facts you have read in the lesson. You can begin like this. अब स्कूल्स तो क्लोज हैं, तो आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछ के, सिस्टम यूज़ करके या गूगल से आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए और उसके क्वेश्चन आंसर्स रेडी करिए। ये आपका एक्टिविटी है, तो जो आपको खुद से करना है। इस तरह से सैंपल दिया हुआ है, आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं वो कौन थे, क्या करते थे, उन्होंने कौन सी पोएम्स लिखी, किस लैंग्वेज में लिखते थे, किस एज में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला, इस तरह से। और उसी तरह से ये आपका रोल प्ले है, तो आप ये भी कर सकते हैं। वर्क विथ योर पार्टनर, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ फेमस राइटर। योर पार्टनर विल इंटरव्यू अबाउट योर वर्क, पब्लिश्ड बुक, लाइक्स, डिसलाइक, हॉबीज़ एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। नाउ रिवर्स द रोल, मतलब आपको आपके दोस्त के साथ में क्या करना है कि आपको प्रिटेंड करना है कि आप एक फेमस राइटर हैं और आपका दोस्त आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो वो आपसे पूछेगा आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपकी बुक्स के बारे में, आपके कलेक्शंस के बारे में। फिर ये रोल आप रिवर्स कर देंगे, मतलब वो आपका दोस्त राइटर है, अब आप उसका इंटरव्यू लेंगे। तो उस तरीके से आपको ये रोल प्ले करना है। सो हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पे बात करेंगे। जब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।